ये है 2-methyl butane। और उसने बोला इससे वेरियस कार्बोकेटाइंस जो मिल सकते हैं वो बताओ, बन सकते हैं वो बताओ। तो इसमें कितनी तरह के कार्बन दिख रहे हैं आपको, बोलो। एक बार यहाँ आ जाए, एक बार यहाँ आ जाए, एक बार यहाँ आ जाए और एक बार यहाँ आ जाए। ध्यान से सोच के देखो चारों अलग अलग है या नहीं। अब इस पे अगर रख दे, आप इस वाले पे तो रखा नहीं, तो इस पे रखी है, इस पे रखी है की बात है ना, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी कार्बन है और सेम टर्शियरी कशूर है। इसे यहाँ के बजाय यहाँ रख दो तो भी वही बात है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 4 कार्बोकेटाइंस पॉसिबल है इसमें। ठीक है सर, हो गया हिमांशु जी। स्टेबिलिटी में भी रखना लो सर, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। इसे 1 मिनट के ले रहे 1 2 3 4, ठीक है। तो एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, हाँ या नहीं? टर्शियरी से कम सेकेंडरी होता है, अभी सेकेंडरी है। सेकेंडरी से कम प्राइमरी होता है, प्राइमरी ये भी है और प्राइमरी ये भी है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के प्राइमरी हैं। अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इस सी पेन का प्लस इफेक्ट काम कर रहा होगा, इस सी पेन का प्लस इफेक्ट काम कर रहा होगा तो ज़्यादा बढ़िया इस पे काम कर रहा होगा। नहीं, पास में ही है। ये मिथाइल इसके बिल्कुल पास है या नहीं? इधर इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा, इसके इतने दूर तक भेजने हैं, तो इसके पास है, तो इसमें स्टेबिलिटी सी प्लस इफेक्ट दिखाते हुए इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा इधर या नहीं, इसके प्लस चार्ज को शांत करेगा, तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई होगी, इसमें कम आई होगी। देखना आंसर यही है क्या? बोलो। The first step involves addition of electrophile. Name the type of intermediate formed. तो देखो ये वैसे तो अभी जो हमने लेसन पढ़ना शुरू किया ना, इसमें आएगा ये वाला क्वेश्चन जो मैडम ने बीच में पूछ लिया, जहाँ पे इनकी बुक में छपा था पहले छप जाता ऑर्गेनिक में। तो ये H प्लस इस पर अटैक करने के लिए आ रहा, तो ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है। H प्लस को इन्वाइट करने के लिए तो नेगेटिव चार्ज चाहिएगा ना। तो अब एक सेकंड के लिए सोच के देखो, अगर ये इधर आ जाए तो ये बनेगा, अगर ये वाले को मान लें हम, इस फर्स्ट वाले को, और अगर सेकंड वाले मूवमेंट को माने तो क्या बनेगा? बोलो। अब ये बना तो H प्लस फॉरन इस पे चिपक जाएगा, इसका H का प्लस और इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बन के रह गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और H प्लस इस पे चिपक जाएगा, ये SC बन जाएगा, और ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, ये या नहीं? तो बस उसने यही पूछा है 4 ऑप्शंस में से कि इनमें से 4 अलग अलग कार्बोकेटाइन बनाए, इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो हमारा आंसर है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। 4 कार्बोकेटाइन छपे हैं वहाँ पर, एक ये, 4 नहीं 3, एक ये, एक ये और एक ये। और इसको उसने बोला फर्स्ट, इसको उसने बोला है सेकंड, और इसको उसने बोला थर्ड। उसने बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम और कौन उससे भी कम। मैडम सबसे ज़्यादा सेकंड दिया हुआ क्या? फिर उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद थर्ड। तो देखो सर क्या हुआ, सही मायने में अगर हम सोचें तो O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को
और बढ़ा देगा। तो ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था और हमने इसे सबसे ज़्यादा स्टेबल बता दिया। तो क्या रीज़न है? कॉन्जुगेशन हो गया प्लस सिंगल लोन, तो ये इधर आ जाएगा और इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। समझ गए क्या? क्या हो जाएगा? और रेजोनेंस से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है रेजोनेंस फिनोमेना से। तो इसलिए ये कहाँ तो हम सोच रहे थे सबसे कम स्टेबल होगा, ये हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे इसका वो वाला इफेक्ट काम कर गया जो हम यहाँ सोच रहे थे। अब यहाँ पे तो रेजोनेंस हो नहीं सकता, ये इधर आ जाए तो ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ रेजोनेंस होगा भी नहीं। प्लस सिंगल लोन है, हमने कहा था प्लस सिंगल लोन हो जाए तो हो जाएगा। याद है ना कॉन्जुगेशन? डबल सिंगल, इस डबल सिंगल में कहीं भी डबल की जगह लोन हो जाए या प्लस माइनस हो जाए तो हो जाता काम। तो इसमें तो बस ये खींच मार रहा होगा तो इसे डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया और ये दोनों प्लस साइड इफेक्ट दिखाते हुए इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे या नहीं? तो ये तो हमने कर भी लिया था। CH3COO नेगेटिव, दूसरी बार है ClCH2, ये तो एग्जैक्टली मैंने करा ही दिया था। मैडम चेक कर लेना एक बार मेरे से कॉपी सही हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि वो पेज वॉज टेढ़ा मेढ़ा स्लैंटिंग उसमें आ रहा है ना। यही बने इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड में यहाँ नेगेटिव नहीं है ना, तो आप बना लो मैडम, वो मिसप्रिंट है ना वहाँ, क्योंकि साफ से आयनिक स्पीसीज लिखा है उसी पे शुक्र मुझे डाउट हुआ था, इसलिए मैंने आपसे कहा चेक कर लो, वो मिसप्रिंटिंग है। तो इस O का नेगेटिव चार्ज इस Cl के माइनस इफेक्ट की वजह से कम हो गया होगा, इसके प्लस I की वजह से बढ़ गया होगा, F की वजह से कम हो गया होगा, F की वजह से कम हो गया होगा या नहीं? तो सबसे ज़्यादा कम इसमें हो गया होगा या नहीं? तो इसलिए ये मोस्ट स्टेबल हो गया होगा। पहले तो F का माइनस I इफेक्ट Cl से ज़्यादा होता, ऊपर से दो F हैं, तो इसने तो खूब सारा खींच मार के मोस्ट स्टेबल ही हो गया होगा। ये फोटो बने हुए हैं, पूछा है इनमें से किस किस में टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म याद है ना? जब डायड और ट्रायड सिस्टम सुनाए थे, डायड और ट्रायड सिस्टम। इस लाइन में से किस किस में टॉटोमेरिज्म हो जाएगा? क्या बनना था टॉटोमेरिज्म का? ऐसे कुछ करते थे तो ये H तो इधर आ जाता था और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता था। तो डबल बॉन्डेड के बाद एक सिंगल बॉन्ड और फिर उस पर एक H। तो डबल बॉन्डेड के बाद फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है क्या? तो देखो डबल बॉन्डेड के बाद इधर H है, डबल बॉन्डेड के बाद इधर H है, ये पाई बॉन्ड तो इधर चला जाए और ये H इधर आ जाए, पाई बॉन्ड तो इधर चला जाए और ये H इधर आ जाए। इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि C पे H ही नहीं है और इस C पे तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ तो वैसे नहीं हो सकता। एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा नहीं रिंग में ऐसे नहीं हो सकता, प्लेनर नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो एंगल नहीं फिट बैठेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये इधर लाएं, ये इधर लाएं, उससे क्या होगा देखते हैं। जब ये इधर लाएं, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये प्लस बन गया, ये इधर आया तो ये नेगेटिव बन गया और ये CC जो है सो है ही। यहाँ एक H होगा, तो 1 2 3 4 एक H होगा। अब यहाँ से H नेगेटिव अगर निकालें, नेगेटिव तो लेकिन C पे आया, H नेगेटिव अगर निकले तो C का डॉट लेके निकले, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होगी नहीं, एक ही H है ना इस कार्बन पे, तो इधर आने से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आने से कोई पर्पस हल होगा नहीं। पता नहीं मैडम, देख के बताऊंगा, ठीक है। अगला लास्ट देख रहे हैं, वहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बने हैं, उनका चारों का IUPAC नेम दिया हुआ है। पूछा इनमें से कौन सा गलत है।
तो ये वहाँ पहला स्ट्रक्चर है और पूछा है, दिया है इसका यूपीएससी ने 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, तो यही गलत हो गया क्योंकि इन सीनियर है तो इन को कम नंबर देना, तो मैडम पहले ही गलत है नहीं, बाकी चेक करने की जरूरत है या करो नहीं। रीजनिंग समझ आ गई क्या रीज़न है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए क्या किस्सा है। जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो क्या है, 2 एटम्स स्लैश ग्रुप्स एट doubly bonded carbon should be different। ठीक है, क्या मतलब, क्या ये ब्यूट टू इन है, तो दोबारा पूछ लेना ठीक है। तो ये भी ब्यूट टू इन है, जल्दी से यूपीएससी नेम चेक करो सही लिख रहा हूँ मैं या नहीं, मेरे भरोसे मत रहना। ठीक है, अब लेकिन देखो इनके स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। स्पेस मैनेजमेंट, ये दोनों CH3 तो बगल बगल में है और ये दोनों CH3 ऑपोजिट है, तो स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है या नहीं। तो किसी ने वर्ड सुना, दिल्ली में होता ट्रांस यमुना, 2 दिल्ली हैं, एक यमुना की इधर एक इधर वाले, ट्रांस यमुना, तो ये ट्रांस समझ गए, डबल बॉन्ड पार, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर एंड दिस इज कॉल्ड, जब सेम चीज़ें आइडेंटिकल हो। शर्त क्या है इसके लिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो 2 चीज़ें लगी हैं वो आपस में अलग अलग होनी चाहिए। इनका ये 2 जो हैं ये जरूरी नहीं इनसे मैच करती हैं, लेकिन आपस में ये दोनों अलग होनी चाहिए। क्या मतलब है कहने का, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर 2 चीज़ें सेम कर दो, किसी एक पे कर दो मान लो, तो बताओ इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बना सकते हो क्या? किसी के दिमाग में आ रहा तो बताओ, किसको बदल के बनाओ? आपको ये तो दोनों सेम ही है, इनमें तो आप सर कुछ कर नहीं सकते। इसका एच ऊपर कर दो और CH3 नीचे कर दो, हो गया अलग, हाँ या नहीं? ये दोनों सेम है। मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा, तो आप इस CH3 के पास माइक लेके जाओ, पूछो तेरे पड़ोस में कौन रहता है, कहता है इधर भी CH3 रहता है, इधर भी CH3 रहता है और मेरे घर के सामने H रहता है। क्या इसमें कोई एक ऐसा CH3 मिलेगा जो सेम स्टेटमेंट दे रहा हो, मेरे इधर भी CH3 रहता है, मेरे इधर भी CH3 रहता है, मेरे सामने H रहता है? इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब इसमें आप बाइक लेके चले जाओ, ये कह ही नहीं सकता ये CH3 की चीज़ जो इसमें स्टेटमेंट आया इसमें CH3 का स्टेटमेंट इंटरव्यू दूसरा आएगा इससे। तो अब समझ गए दोनों आपस में तो डबल बॉन्डेड कार्बन की जो 2 चीज़ें हैं वो आपस में अलग अलग होनी चाहिए। अब इसमें हमने एक बात की थी, अगर आपको याद आ जाए, म्यू यानी डायपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी, तो इनमें ज़्यादा पोलर कौन होगा? सिस वाला। क्यों? क्योंकि ये इधर धकेल रहा था, ये इधर धकेल रहा था, तो नेट इधर जा रहा होगा, और यहाँ ये और ये एक दूसरे को धकेल रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा या नहीं? तो BP ब्लड प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? पहले वाले का ही। जब उसमें पोलैरिटी ज़्यादा है तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। हेलो, जब ये पोलर है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी, इसके और इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल में तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगी। जब 2 मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो वो पास पास होंगे तो उनका BP ज़्यादा होगा, नहीं होगा? उन्हें दूर करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके ज़्यादा होंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अब ये ट्विस्ट है यार, ये ट्विस्ट है यार। ये क्या हो गया, जब इसके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है तो यही होना चाहिए था। जब BP इसका ज़्यादा है तो यहाँ क्या ट्विस्ट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड का होगा, और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि सिमेट्री कौन, तो क्या बीइंग, स्पेलिंग समझ आ रही है, BEING, बीइंग मोर symmetrical fits better in crystal lattice। अब बीइंग सिमेट्रिकल मोर कैसे हो गया सर, हमें तो पता नहीं चला आप कर क्या रहे हो। इसको यहाँ से काटो तो क्या है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता फील हो रहा, और यहाँ से ना काट के यहाँ से काटते तो भी क्या है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता फील हो रहा, और इसमें बस यहाँ से काटोगे तो ही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, और कहीं से काट के देख लो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादा सिमेट्री है, और जिस चीज़ में ज़्यादा सिमेट्री है उसे पैक करके रखना ज़्यादा ईजी होता है। मैंने ऐसे कुछ के बोला सूटकेस हैं ये 2, इसमें तो इन्हें रखना और इसमें इन्हें रखना, तो कौन ज़्यादा क्लोज पैक्ड होंगे? तो सिमेट्रिकल चीज़ें जब सारी मान लो ऐसी ऐसी हों, सारी बिल्कुल एक सी हों सेम साइज़ की, और ये कुछ ऐसी वैसी हों, तो यही ज़्यादा क्लोज पैक्ड होंगे।
सिमेट्रिकल चीज़ों को सूटकेस में पैक करना ज़्यादा इजी होगा, तो यहाँ पे पैकिंग होती है, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, पैकिंग के बाद जो चीज़ तैयार होती है। तो बीइंग मोर सिमेट्रिकल फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। आ गया क्या? अब ये कोर्स से आगे की बात है। इस डेफिनेशन को सुन के तो लगता है कि डबल बॉन्डेड का होना जरूरी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दो चीज़ें लगी हों वो आपस में अलग अलग होनी जरूरी है। वो भी बात समझ आ गई। अगर दो को सेम कर दिया, किसी एक कार्बन की दो चीज़ें सेम कर दिया, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। हाँ या नहीं? तो हमें क्या कराना है? क्या ये साइक्लोप्रोपेन है? क्या ये भी साइक्लोप्रोपेन है? ये 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ये भी 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, लेकिन इसमें दोनों Cl एक साइड है, इसमें अपोजिट साइड है। तो ये सिस है, ये ट्रांस है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं। लेकिन डबल बॉन्ड ना होने के बावजूद भी यहाँ सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो फ्री रोटेशन हो जाती थी, कल पढ़ा था रोटामर्स। लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना, इस रिंग में ये वाले बॉन्ड को आप हिलास घुमा सकते हो क्या? यही लगे कि इसको घुमा के ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ। अगर कुछ ऐसा हो तो इसको घुमा के आप इस Cl को ऊपर और इसको H को नीचे ला सकते हो। लेकिन यहाँ ला के हमने वेल्ड कर दिया इन्हें दूसरी, और फिर तो इसे घुमा नहीं पाओगे आप। कैसे घुमाओगे इसे? तो कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। तो मेन रीज़न क्या है कि इस कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन, इसको आपको घुमा दूंगा मैं ऊपर और CH नीचे आ जाएगा, घूम जाएगा क्या? नहीं, इसको इसमें बदलने के लिए इस H को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, इस CH को भी यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, और फिर H को यहाँ चिपकाना पड़ेगा, और फिर CH को यहाँ चिपकाना पड़ेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज रिक्वायर्ड। ब्रेकिंग एंड टू कन्वर्ट। और रोटामर्स में कोई ब्रेकिंग की जरूरत नहीं थी, बस वहीं रोटेट करना था। तो जब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो वहाँ पे ये फोटो पढ़ाई गई थी, और इनके बीच में ये साइड वाइज ओवरलैप करके दिखाया गया था। अब याद है मैंने कहानी सुनाई थी, ये रस्सी है और ये दो धागे हैं। अब आपसे कहा जाए इसे रोटेट कर दो, तो आप इसे रोटेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करने को, क्या हुआ था सर, इस बॉन्ड के अबाउट अगर इन्हें रोटेट करना है तो धागे तोड़ने पड़ेंगे या नहीं? इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मेन बात क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद रिंग होने की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गई तो यहाँ भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया। अब ये मेरे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। कहने का मतलब स्कूल में पेपर में नहीं आएगा। यहाँ H है, यहाँ F है, यहाँ Cl है और यहाँ Br है। और दूसरी बार मैंने क्या किया, इनमें से किसी एक को किस साइड बदल दो, ये बदल दी मान लो मैंने, तो क्या ये दोनों सेम है? पहली बात। क्योंकि अगर आप H का इंटरव्यू लेते हो तो H कहेगा मेरे लेफ्ट राइट में तो Cl और F रहते हैं और मेरे घर के सामने Br का घर है। यहाँ H क्या कहेगा, मेरे घर के सामने Cl का घर है। तो जब दोनों का इंटरव्यू अलग अलग आ रहा था तो अलग अलग हुए। तो बताओ इनमें कौन सिस और कौन ट्रांस है? फंस गए ना। सिस होने के लिए तो एक सेम साइड पे दो चीज़ होनी चाहिए थी, एक सी, दोनों सेम साइड थी तो सिस हो गया था, फंस गए। तो ऐसी जगह जब फेल हो जाए तो EZ सिस्टम काम करता है, EZ इन पे भी काम कर जाएगा, इन पे भी। तो EZ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्कोप वाला है। फिर भी हमें ये नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? तो कहान, इनगोल्ड और प्रीलॉग, तीन लोगों ने मिलके कुछ रूल्स डेवलप किए जिन्हें CIP रूल्स कहते हैं। तो CIP रूल्स में मेन फंडा क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे सीनियर मानेंगे। तो H और F में किसका नंबर ज़्यादा है? तो ये बड़े साहब और ये छोटे साहब, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। Cl और Br में किसका ज़्यादा है? तो ये बड़े साहब है और ये छोटे साहब है। आया क्या? अब देखो दोनों के बड़े साहब सेम साइड पे, तो ये कहलाते हैं Z साहब। और इनमें बड़े साहब ये हैं, छोटे साहब ये हैं, यहाँ बड़े साहब ये हैं, छोटे साहब, बड़े साहब अपोजिट टू ईच अदर है, तो इनका नाम E है। हमें पता नहीं चला आप क्या कर रहे हो। तो जजन जुस्मानन, जिससे Z और E उठाए गए। तो Z का मतलब होता है सेम साइड पर, और एंट्रोजन का मतलब होता है अपोजिट साइड पर। अब मुझे कैसे याद रहे कौन सेम था कौन साइड था? अपोजिट था, है ना। तो देखो मैंने क्या नंबर 2 लगाया,
जेड अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अपोजिट होता है। ये मेरी नंबर 2 है, केमिस्ट्री नहीं है। ई का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम साइड पे होता है, तो केमिस्ट्री वाले उल्टे चलते हैं। जब सेम साइड पे है तो अपोजिट मारते हैं। 100 में से 95 बार उल्टी चलते हुए मिले। ठीक है जी। अब इसमें क्या फंडे होते हैं, और जैसे मान लो इधर भी सी है, इधर भी सी, और ये हो गया CH3 और ये हो गया C2H5। तो अब इसमें सीनियर की से माने सी को सी छुड़ा, यहाँ भी सी को सी छुड़ा। तो ऐसे देखते हैं कि इस पर 3 H है, इस पर 2 H है और CH3। तो सी से डिसाइड नहीं हुआ, काट दो। अगला कौन है? H, इसके भी H, उससे भी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि दोनों में कॉमन है। इससे अगला कौन है? यहाँ H, इससे अगला यहाँ कौन है? तो बड़ा साफ सी हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए ओवरऑल ये बड़ा और ये छोटा। समझे? गंदा हो गया, समझाऊँ या नहीं आया? तो देखो, मान लीजिए सी पे तो मिथाइल ग्रुप लगा और ये इथाइल ग्रुप लगा। अब इन दोनों में सीनियर कौन, बड़ा साहब कौन? तो सी को छूने वाला यहाँ भी सी है और सी को छूने वाला यहाँ भी सी है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो इसके बेसिस पे तो डिसीजन हो नहीं पाया, तो ये और ये कैंसिल कर दो। अब इस सी को अगले कौन छू रहा है? H, और इधर भी कौन छू रहा है? H, इसको भी H छू रहा है और इसको भी H, तो इसके बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हो पाया क्योंकि डिसाइड नहीं हो पाया मतलब दोनों में कॉमन है। अब इससे अगला यहाँ कौन है और इससे अगला यहाँ कौन है? तो H और C में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? तो इसलिए ये साहब बड़े साहब और ये साहब छोटे साहब। समझ गए? अब यहाँ एक और चीज़ देख लो। अगर मान लीजिए इस कार्बन पे ये COOH ग्रुप लगा, ठीक, और इस कार्बन पे CH ग्रुप लगा। अब इनमें कौन सीनियर जूनियर कैसे डिसाइड हो? तो क्या करता है वो CIP साहब? कहता है ये सी पे डबल बॉन्ड हुआ है, तो डबल बॉन्ड को ऐसे मानो जैसे वो 2 सिंगल बॉन्ड हुए हैं। और इस सी पे कौन है? डबल बॉन्ड OH, तो उसको भी क्या मानो? 2 सिंगल बॉन्ड हो जैसे हैं और एक H है। कहीं ट्रिपल बॉन्ड सी हो तो उसे क्या मानना है? समझ गए इसका मतलब? कि सी पे 3 सी लगे। तो अब इस सी से ये सी डिसाइड नहीं कर पाया और ये सी भी डिसाइड नहीं कर पाया, दोनों सेम है। अब इससे अगला O, इस पर भी O, इससे अगला O, इस पर भी O, इससे अगला O है और यहाँ, तो ये बड़े साहब हो गए और ये छोटे साहब हो गए। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, ये तो समझ में आता ही है कि एल्कीन में ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होती हैं या नहीं? ये पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा होता है, ये सिग्मा होता है। ये वाली बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है और ये वाली बॉन्ड, ये वैसे ही है डाटा, बस बुक में दिखाते हैं, देखो ये 110 पिकोमीटर होता है। ये एंगल कितना होना चाहिए? हिंट तो दे दिया सारा, बता दो। 120 120 120 या नहीं? तो ये एंगल 120 से थोड़ा कम हो जाता है प्रैक्टिकली और ये थोड़ा 120 से ज़्यादा हो जाता है। अब आप इन्हें CH3 कर दोगे तो बल्कि हो जाएंगे, अरे इन्हें CH3 कर दोगे तो थोड़े मोटे मोटे हो जाएंगे या नहीं H के मुकाबले? तो ये एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। C2H5 कर दोगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। समझे क्या? इन R को जितना बल्कि करते जाओगे ये एंगल थोड़ा थोड़ा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आइए। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का क्या करना है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करना है? और डिहाइड्रोलेशन का क्या मतलब होता होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रो मतलब H और हेलोजन मतलब X, यानी रिमूवल ऑफ HX। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन होता है और ये कौन कराता है? बाय एल्कोहलिक KOH। एल्कोहल में KOH बोल दो तो उसे एल्कोहलिक KOH कह देते हैं। एल्कोहल को इथेनॉल भी कहते हैं क्या? तो उसे इथेनॉलिक KOH भी लिख सकता है, या फिर एल्कोहलिक KOH से ना हो तो फिर वो डिहाइड्रोहेलोजेनेशन NaNH2 से होता है। NaNH2 स्ट्रॉन्गर डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट है।
इसको सोडामाइड कहते हैं, SODAMID। ये भी डिहाइड्रोलेशन कराता है, ये भी कराता है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा तगड़ा डिहाइड्रोलेटिंग एजेंट कौन है? सोडामाइड। क्या बोले जा रहे हो सर, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, यही तो सच है, बोलो। कोई नहीं आएगा, अभी लिखते जाओ। ईज किस में होगी? सबसे इजीली एल्काइल आयोडाइड का, उससे मुश्किल ब्रोमाइड में से निकलेगा HX, और सबसे मुश्किल RCl में से निकलेगा। टर्शरी में से सबसे आसानी से निकलेगा, सेकेंडरी में सबसे मुश्किल निकलेगा, प्राइमरी में सबसे मुश्किल निकलेगा। क्या निकलेगा, ये तो कुछ पता ही नहीं चला। तो देखो पता चल गया फाइनली, CH3CH2 का ये H रब कर दूं और यहाँ H लगा दूं, और ये CH2X। कंपाउंड का नाम बोलो जल्दी, क्या होगा? कंपाउंड का नाम बोलो जल्दी। लो अब तो बोल दो। 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। तो अगर आप इसे अल्कोहलिक की वजह से ट्रीट करते हो, तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे अल्फा कार्बन और उससे अगले कार्बन को, तो बीटा एलिमिनेशन जब कहते हैं तो सचमुच में वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं तो वो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं तो अल्फा बीटा होता है, गामा एलिमिनेशन कहते हैं तो अल्फा गामा होता है। यानी बेचारा अल्फा तो साथ में शहीद होएगा ही होएगा। तो अल्फा कार्बन का Cl और बीटा का H निकल जाएगा, तो रिमूवल ऑफ HX हो गया नहीं? H यहाँ से X यहाँ से निकला, और ये क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड का नाम तो बोल सकते हो, 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो मैंने एक बीकर में इसको डाल दिया, ठीक, और फिर इस बीकर में लाके मैंने अल्कोहलिक QH और डाल दिया। इस बीकर में लाके मैंने क्या डाल दिया? अल्कोहलिक QH। तो जैसे अल्कोहलिक QH दिखा, Br बोला मुझे जाना होगा, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पड़ोस वाले कार्बन से H लेके जाऊंगा। तो ये अल्फा कार्बन क्योंकि इस पे हाइड्रोजन लगा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। क्या दोनों बीटा X है? नहीं, इस पे 3 H है, इस पे 2 H है, तो ये तो दोनों अलग अलग है, तो किसी एक को बीटा कह दो, किसी एक को बीटा डैश कह दो। तो अगर बीटा वाले से H निकलता है, क्योंकि Br किसको साथ में लेके जाता है? H को, तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा, ये दोनों तो गले मिलके क्या बन जाएंगे? HBr। और ये धाड़े मार मार के रोने लगेंगे दोनों कार्बन, ये वाला भी और ये वाला भी। क्यों? इन दोनों की वैलेंसी एक एक शॉर्ट हो गई या नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे को चिप करा सकते हैं क्या, अगर आपस में डबल बॉन्ड बना ले तो क्या पूछे भाई क्या हुआ, तो कि यही तो कहेगा मेरा HBr निकल के भाग गया। एलिमिनेशन रिएक्शन याद करो, पिछला चैप्टर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी भी नहीं समझ में आया अल्कोहलिक क्या करता है? HX निकाल देता। अगर यहाँ Cl लगा होता तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती, जितनी भी अब रही होगी। अगर यहाँ I लगा होता तो फास्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि CI बॉन्ड को तोड़ना आसान है, CI बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है। याद आया? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। CBr बॉन्ड को तोड़ना उससे मुश्किल, और CCl बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल अमंग दीज थ्री। तो ये ईज समझ आ गई, सबसे इजीली किस में से निकलेगा? आयोडाइड्स में से, उससे मुश्किल ब्रोमाइड से मुश्किल। तो अगर ये Br टर्शरी कार्बन पे लगा होता तो और भी आसानी से निकलता, सेकेंडरी पे हो तो थोड़ा मुश्किल, और प्राइमरी पे हो तो सबसे मुश्किल। तो अगर बीटा डैश वाली साइड से सोचें तो क्या बनेगा? ये CH3 तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से निकलेगा ना H, और यहाँ से अब ये दोनों रो रहे होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो दिस इज ब्यूट 1 दिस इज, तो दोनों बनेंगे या कौन सा बनेगा? एक बनेगा कोई। तो जवाब है दोनों बनेंगे, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और ये कम बनेगा क्योंकि ये माइनर क्वांटिटी में होगा। आपको कैसे पता चला? तो एक रूल है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल नहीं है, सचमुच में यह है जेस्टेव रूल। तो असली नाम जेस्टेव है, वो प्रोनाउंसिएशन का कुछ चक्कर था भाषा का, तो इसे इंग्लिश में लिखते हो तो सेटजेफ पढ़ा जाता था। तो सेटजेफ रूल और जेस्टेव रूल क्या कहता है? एलिमिनेशन ऑफ H फ्रॉम डेट बीटा कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ H। इस बीटा कार्बन पे कितने H थे? 3। इस बीटा कार्बन पे कितने H थे? 2। तो उसने कहा उस वाले बीटा कार्बन से H निकलता है जिसपे कम होता है, तो कम तो इसमें है, तो इससे निकलेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट होगा मैंने। तो ये वाले प्रोडक्ट को मैंने क्या बोला? तो इसका स्टेटमेंट नेक्स्ट टर्न पे लिखा दूंगा, अभी वो लेट हो रहा है, ठीक है।